हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी हिंदी प्रेमियों का हृदय से स्वागत। मैं एमपी सर। आज हम सभी लोग इस वीडियो में समास सीखेंगे। समास क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। यह समास इतना महत्वपूर्ण है कि यह कक्षा 9 से लेकर 12 तक की परीक्षा में पूछा जाता है। इसके अलावा कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो या यूपी पुलिस दरोगा एसआई, बिहार पुलिस दरोगा एसआई, आरओ एआरओ आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में समास से प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कि इस वीडियो में मात्र 30 मिनट के वीडियो में आप पूरा समास सीख जाएंगे। इससे अच्छा कहीं भी आप समास सीखने को नहीं पाएंगे कि समास क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह जो समास है, यह वीडियो केवल समझाने के लिए, आप इसको समझिए, बाद में समास से संबंधित आपका जो है लिखने वाला काम बाद में होगा। आज यह वीडियो केवल समझने के लिए है और आप लोग समास को पहले समझिए, क्योंकि व्याकरण क्या है आपको समझना है, उसको लिखना नहीं है या रटना नहीं है। तो आप पहले इसको समझिए। जब भी आपसे पूछा जाए समास का अर्थ क्या होता है, जब अर्थ आपसे पूछा जाए तो आपको एक लाइन में बताना है, समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि समास का अर्थ क्या है, तो संक्षेप आपको बताना है। और समास जो है किस में होता है, अक्षरों में होता है, पदों में होता है कि शब्दों में होता है। तो आपको बताना है जो समास होता है वह शब्दों या पदों में। समास का अर्थ हुआ संक्षेप। और समास किसके बीच में होता है, तो समास बताना है शब्दों या पदों के मेल को समास कहते हैं। आपसे कैसे आएगा प्रश्न यहाँ? समास का अर्थ क्या है? संक्षेप है। शब्दों या पदों का मेल कहलाता है। शब्दों या पदों का मेल क्या कहलाता है, तो समास कहलाता है। अब जो है एक होता है संधि। यहीं पे इसको भी समझिए कि संधि अगर यहीं लिख दिया जाए, अक्षरों के मेल को कहते हैं। अक्षरों के मेल को कहते हैं। तो अक्षरों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। पदों या शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दोनों में अंतर समझिए कि यहाँ पर पद होगा या तो शब्द होगा, उसका अगर मेल होता है तो वहां पर क्या होगा, आपका समास होगा। और अक्षरों का कोई मेल होगा तो वहां आपका संधि होगा। उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे मान लीजिए एक शब्द है यथा, दूसरा शब्द है शक्ति। अब यहां जब मेल होगा तो इसमें बहुत कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, या सीधा लिखा जाएगा यथाशक्ति। क्या हो जाएगा? यथाशक्ति। अब इसमें क्या हुआ, यह समास हो गया और यहीं पर कहीं लिखा गया होता पुस्तक धन आलय। अब पुस्तक धन आलय में देखिए कि यहां पर जो अंतिम अक्षर और इसका पहला अक्षर दोनों मिलाकर दीर्घ आ हुआ, तो यहां पर जो शब्द बनेगा पुस्तकालय बनेगा। तो पुस्तकालय में क्या हुआ, संधि हुआ। और संधि में क्या है कि यहां पर अक्षरों का मेल होता है। तो आपसे पूछा जाए अक्षरों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और पदों या शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। आगे फिर हम लोग क्या देखेंगे कि यह जो संधि और समास में अंतर क्या होता है। एक अंतर क्या हो गया कि अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं और पदों या शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब आगे फिर देखिए,
क्योंकि कई बार हमको कंफ्यूजन होता है कि हम नहीं जान पाते हैं कि संधि है कि समास है। तो संधि जो है और इधर समास, संधि और समास में अंतर। जब भी पूछा जाए कि संधि का जो अर्थ क्या होता है, संधि का अर्थ वह होता है मेल। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल होता है। और समास का अर्थ होता है संक्षेप। एक अंतर तय हो गया कि संधि का अर्थ मेल और समास का अर्थ क्या हुआ? संक्षेप। संधि का जो विलोम है, संधि का विलोम होता है विच्छेद। संधि का विलोम क्या होता है? विच्छेद होगा। और समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। आगे अगर भेद की बात करें कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। और समास के जो भेद होते हैं वह समास के 6 भेद होते हैं। इसके अलावा संधि में और समास में क्या अंतर होता है? जो संधि होती है वह केवल तत्सम शब्दों में होती है। संधि संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है। और समास जो है या तत्सम तद्भव दोनों में होता है। तत्सम प्लस तद्भव दोनों शब्दों में क्या होता है? समास होता है। लेकिन यहाँ संधि क्या है? केवल किस शब्द में होती है? या तत्सम शब्दों में होती है। संधि का विलोम हो गया। संधि को अलग करना क्या कहलाता है? विच्छेद कहलाता है। और समास का विग्रह होता है। समास का क्या होता है? विग्रह होता है। समास का विग्रह। कि समास जब हुआ है उसको हम अलग करेंगे तो समास को अलग करना विग्रह कहलाता है। और संधि को अलग करना क्या कहलाता है? विच्छेद कहलाता है। संधि को अलग करना विच्छेद और समास को अलग करना विग्रह कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं जो समास के भेद हैं वह कितने हैं और कैसे कैसे इसको हम जानेंगे। तो कुछ सबसे पहले हम देखते हैं जो समास है इसमें कुछ पद होते हैं, इसको पहले जान लीजिए वह क्या क्या होता है। मान लीजिए आपसे कहा गया है, यही कहा गया यथा धन शक्ति। अब यथाशक्ति में इसी को जो ये पहला है और यह दूसरा है, ये पहला और यह दूसरा। अब इसको और क्या क्या कहा जाएगा? जो पहला पद है इसको क्या किस किस नाम से जानते हैं? इसको जान दीजिए। इसको प्रथम पद भी कहा जाता है। प्रथम पद, पहला पद, पूर्व पद, आदि पद। मतलब जो पहले लिखा गया है उसको किस किस नाम से जानते हैं? तो आप इतना ध्यान दीजिएगा कि जो पहला पद है उसको हम प्रथम पद कहते हैं, पहला पद, पूर्व पद या आदि पद कहते हैं। या जो दूसरा पद है इसको किस नाम से जानते हैं? दूसरा पद को उत्तर पद, अंतिम पद, बाद का पद, दूसरा पद, द्वितीय पद। इस चीज को आपको याद रखना है
कि आपसे कभी परिभाषा में कहा जाए जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है या जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है उसमें कौन सा समास होगा, तो आप जानिए जो दो पद हैं, जिस कभी भी समास होगा तो वह कम से कम दो पदों में होगा। अब दोनों पदों में जो पहले है वह आपका प्रथम पद है और जो बाद में है उसी को आपको उत्तर पद, अंतिम पद, बाद का पद, दूसरा पद या द्वितीय पद कहा जाता है। और जो पहले आपको दिखाई दिया है उसको क्या दे रहा है कि प्रथम पद है, पहला पद, पूर्व पद, आदि पद। अब यहाँ पर यह दोनों पद है, इन दोनों पदों में जब होगा समास तो समास बनेगा यथाशक्ति। यह आपका दोनों पद हो गया, दोनों मिलकर एक हो गया, यह हो गया समास। क्या हुआ? यथाशक्ति। अब यथाशक्ति जो समास है इसका जब विग्रह करेंगे तो यहाँ होगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अब जो शक्ति के अनुसार है यह क्या है? समास विग्रह है। ये क्या है? समास का विग्रह हुआ, समास विग्रह। अब यहाँ देखिए कि जो समास हुआ था यहाँ पर क्या, यह समास है, यथाशक्ति समास है, यह दोनों पद है। अब शक्ति के अनुसार क्या है? इसका विग्रह है। तो यथाशक्ति जो इतना बड़ा हमको लिखना पड़ता है, इनको जो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्या संक्षेप बताया गया और शक्ति के अनुसार लिखना पड़ता है, लेकिन उसी चीज को संक्षेप में बता दिया गया कि यथाशक्ति। तो यथाशक्ति हुआ और इसका विग्रह शक्ति के अनुसार हुआ। तो हम लोगों ने देखा जो दोनों पद हैं कैसे कैसे इसमें क्या उसको क्या क्या और कहा जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं जो समास के भेद हैं वह कितने होते हैं। समास के भेद, तो समास के भेद या प्रकार की बात करें तो इसमें आपका एक समास है अव्ययी भाव, एक समास है द्वंद्व, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। तीसरा जो समास है बहुब्रीहि समास। चौथा समास आपका तत्पुरुष समास। यह चार समास आपके मुख्य रूप से हैं, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। जो तत्पुरुष समास है इसके दो भेद होते हैं, जिसमें आपका एक होता है कर्मधारय और एक होता है द्विगु। यह इसके दो भेद हो गए तत्पुरुष समास के। इस प्रकार देखा जाए जो समास है उसके कितने भेद हुए? तो समास के 6 भेद हो गए। जब आपसे पूछा जाएगा समास के कितने भेद होते हैं, आपको कितना बताना है? समास के 6 भेद होते हैं, जिसमें आपका अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। अब जो है अव्ययी भाव समास क्या होता है, द्वंद्व क्या होता है, बहुब्रीहि क्या है और तत्पुरुष समास क्या है। तो हमने इसके पहले आपको बताया कि जो पद होते हैं, जो दोनों पद हैं, उनको किस किस नाम से जाना जाता है। अगर कहीं लिखा हो जिस समास में पहला पद प्रधान हो, यहां लिखेंगे प्रथम पद प्रधान। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान। जब यह बात आए कि जिस समास का पहला पद प्रधान होता है वहां कौन सा समास होगा, तो परिभाषा आपसे बहुत पूछा जाता है कि प्रथम पद की प्रधानता होने पर समास होगा।
तो आपका अव्ययीभाव समास जब भी होगा वहां प्रथम पद का प्रधानता होगी, या कहेंगे प्रथम पद अव्यय होगा। प्रथम पद क्या है? अव्यय होगा। या तो प्रथम पद प्रधान या प्रथम पद अव्यय। अव्यय का मतलब होता है कि ऐसा शब्द जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन ना हो, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। तो प्रथम पद की प्रधानता होने पर अव्ययीभाव समास, और प्रथम पद अव्यय होने पर भी अव्ययीभाव समास होता है। अब इसमें क्या है कि जो बहुब्रीहि समास है इसमें होता है अन्य पद की प्रधानता। अन्य पद की प्रधानता। आपसे क्या पूछा जाएगा? जिस समास में अन्य पद प्रधान हो उसमें कौन सा समास होगा? तो आपको बताना है बहुब्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो, अन्य पद की प्रधानता या कोई भी पद प्रधान ना हो, कोई भी पद प्रधान ना हो, कोई भी पद प्रधान नहीं होगा या अन्य पद की प्रधानता होगी, तो वहां आपका बहुब्रीहि समास होगा। जो द्वंद्व समास है इसमें दोनों पद प्रधान। द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, या कहेंगे जिस समास का प्रथम और उत्तर पद प्रधान हो उसमें कौन सा समास होगा? आपको द्वंद्व बताना है। तत्पुरुष समास में आपको बताना है उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान। प्रश्न कैसे आएगा? जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वहां कौन सा समास होगा? तो उत्तर पद की प्रधानता होने पर आपका तत्पुरुष समास है। कोई भी पद प्रधान नहीं है तो बहुब्रीहि समास है। अन्य पद प्रधान है तो तब भी बहुब्रीहि समास है। प्रथम पद प्रधान अव्ययीभाव समास, और प्रथम पद अव्यय तब भी अव्ययीभाव समास। और जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास। अब आता है द्विगु का। द्विगु समास में क्या होता है? इसमें होगा प्रथम पद संख्यावाची। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। पहला पद आपको संख्यावाची दिखाई देगा तो वहां आपका द्विगु समास होगा। और कर्मधारय समास में आपका दो नियम लगता है। एक उपमेय उपमान का नियम होगा, उपमेय उपमान, और एक होता है विशेषण विशेष। विशेषण विशेष। यह चीज आपको ध्यान रखना है इतना कि परिभाषा के लिए कभी भी पूछा जाएगा कि परिभाषा में जिस समास में विशेषण विशेष का संबंध हो उसमें कौन सा समास होगा। विशेषण का विशेष संबंध होने पर आपका कर्मधारय समास होगा। उपमेय उपमान का भी संबंध है तब भी कर्मधारय समास है। अगर किसी समास का पहला पद संख्यावाची है तब वहां पर द्विगु समास होता है। किसी समास का बाद का पद प्रधान हो या उत्तर पद प्रधान होने पर तत्पुरुष समास है। कोई भी पद प्रधान नहीं होगा या अन्य पद प्रधान होगा तो वहां पर बहुब्रीहि समास। प्रथम पद प्रधान हो या पहला पद अव्यय हो तब भी बहुब्रीहि समास। दोनों पद प्रधान है तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि उदाहरण के माध्यम से कि कैसे कैसे कौन कौन से पद जो है आपका अव्ययीभाव समास में आता है। तो जो अव्ययीभाव समास है इसमें क्या क्या आएगा? अगर आपको इसकी जो पहचान है अव्ययीभाव समास की पहचान के रूप में आपको पहला पद कहीं दिखाई दे, यथा दिखाई दे, भर दिखाई दे, प्रति दिखाई दे, यथा, प्रति, भर, बे, नि, उप, तो आपको ऐसे शब्द कहीं पे पहले दिखाई दे। अव्ययीभाव समास की सबसे बड़ी पहचान है कि सबसे पहले अगर आपको पहला पद यथा, भर, प्रति, बे, नि, उप में से कोई भी पद आपको पहले दिखाई देगा वहां पर आपका अव्ययीभाव समास होता है। जैसे उदाहरण देखिए,
कहीं लिखा गया हो यथाशक्ति, आपसे पूछा जाएगा यथाशक्ति में समास क्या है। तो आपको कुछ नहीं मालूम है, आप केवल जानते हैं अगर पहला पद अव्यय है तो आप तुरंत जान लीजिए पहला पद क्या है, यथा दे दिया। तो यहाँ है पहला पद यथा है, अव्ययी भाव समास हो गया। कहीं लिखा हो भरसक, पहला पद भर हो गया, अव्ययी भाव। भरपेट कहीं लिखा होगा, आपसे पूछा जाएगा भरपेट में कौन सा समास है, तो आप क्या बताएंगे, अव्ययी भाव है। कहीं लिखा हो बेशर्म, तो यहाँ पहला पद आपका क्या हुआ, बे मिल गया। कहीं लिखा हो निडर लिखा गया हो, आपसे पूछा जाएगा निडर में कौन सा समास, अव्ययी भाव। कहीं लिखा हो उपकूल लिखा हो, उपकूल में क्या होगा, अव्ययी भाव। कहीं लिखा हो प्रत्येक, प्रत्येक में कौन सा समास, अव्ययी भाव। तो आपको इतना याद रखना है, यथाशक्ति मतलब यथा भर प्रति बे नि उप, कहीं भी आपको मिलेगा किसी भी समास में पहला पद मिल जाए तो वहां आपका अव्ययी भाव समास होता है। अब जो है बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसके उदाहरण क्या होते हैं। यहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अन्य पद की प्रधानता होती है। जैसे कहा गया आपका बीड़ा पाणी, बीड़ा पाणी, चंद्रशेखर, बीड़ा पाणी, चंद्रशेखर, दशानन, लंबोदर, आपसे पूछा जाएगा बीड़ा पाणी में समास है, तो बीड़ा पाणी यहाँ पे कहा गया कि कोई पद प्रधान नहीं होगा। यहाँ पे पहला पद है बीड़ा और एक है पाणी, तो इसका मतलब होगा बीड़ा को धारण करने वाले, जिसके हाथ में बीड़ा हो। लेकिन जिसके हाथ में बीड़ा हो, पाणी मतलब होता है हाथ, तो जिसके हाथ में बीड़ा हो उसे बीड़ा पाणी कहना चाहिए। लेकिन किसको कहा गया, यहाँ दोनों पद प्रधान ना होकर एक अन्य पद प्रधान हुआ कि सरस्वती। अब यहाँ जब अन्य पद की प्रधानता हो गई तो आपका क्या हुआ, बहुब्रीहि समास हुआ। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात कौन, शिव। यहाँ पर चंद्रमा है शिखर पर जिसके, इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका विग्रह करने पर मिलेगा शिव। लंबा है उधर जिसका, अर्थात कौन, गणेश। तो यहाँ पे तीसरा पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि समास हुआ। दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात कौन, रावण, आपका बहुब्रीहि समास हुआ। तो बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो आप क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, इसके उदाहरण द्वंद्व समास के। तो द्वंद्व समास में क्या है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, सबसे आसान समास होता है। इसमें जैसे आपसे कहा गया रात दिन, द्वंद्व समास में रात दिन कहा गया और दोनों पद इसमें प्रधान है। इसमें क्या है, दोनों पद प्रधान है और इस समास में योजक चिन्ह, देखते हैं दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है और जब इसका विग्रह करते हैं तो इसमें होगा रात और दिन। इस चिन्ह को हटा देंगे तो इसको क्या होगा, रात और दिन। सबसे आसान यही है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसका विग्रह और से किया जाता है। रात दिन, भाई बहन, माता पिता, दाल रोटी, अच्छा बुरा, आपसे क्या पूछा जाएगा, दाल रोटी में कौन सा समास है, भाई बहन में कौन सा समास है, रात दिन में समास बताइए, अच्छा बुरा में समास क्या होगा। तो आपको सीधा ध्यान देना है कि सब में योजक चिन्ह लगा है और जो है यहाँ पर दोनों पद क्या है, प्रधान है। दाल और रोटी का मतलब दाल और रोटी, अच्छा बुरा। और जो द्वंद्व होता है इसमें क्या होता है, एक दूसरे के वह विपरीत होते हैं, जो शब्द होंगे वह एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, इन सब पदों में आपका द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास से आसान कोई भी समास नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो कर्मधारय समास है, इसमें क्या होता है, या तत्पुरुष समास में पहले देखते हैं।
जो तत्पुरुष समास है, वैसे जो देखा जाए तो तत्पुरुष समास में क्या होगा, बाद का पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, बाद का पद प्रधान है या उत्तर पद प्रधान है। और इस तत्पुरुष समास का जब विग्रह करते हैं तो यहाँ पर जो कारक चिन्ह होते हैं, हिंदी में कारक कितने होते हैं, हिंदी में कारक की संख्या होती है 8। आपसे पूछा जब भी जाए कि हिंदी में कितना कारक, तो 8 कारक होते हैं। और जो तत्पुरुष समास है इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है। जब भी इसका विग्रह करेंगे तो वह कारक चिन्ह यहाँ पर आता है। तो जब 8 कारक हैं, लेकिन तत्पुरुष समास में क्या होता है, 6 कारक पूछा जाता है। इसमें कर्ता कारक को छोड़ दिया जाता है और संबोधन को छोड़ा जाता है। तो वहां पर एक आपका ऐसे होता है कर्म तत्पुरुष। इसमें जब इसका और भी होता है वेद, तो इसमें आप कर्म तत्पुरुष बताते हैं, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबंध, इस प्रकार के तत्पुरुष बताते हैं। तो यहाँ अभी हम लोग पहले केवल देखते हैं कि कैसे कैसे इसका विग्रह किया जाता है और कैसे किन किन पदों में समास होता है। जैसे आपसे कहा गया चिड़ीमार, आपसे कहा जाएगा चिड़ीमार शब्द में समास है। अब जब भी इसका विग्रह करेंगे, आपको विग्रह करना है और विग्रह करने के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो कारक चिन्ह इसका विग्रह पहले कीजिए। जब तक आप इसका विग्रह नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें कौन सा समास है। तो चिड़ीमार का मतलब होता है चिड़िया को मारने वाला। चिड़ीमार का मतलब चिड़िया को मारने वाला। अब यहाँ पर देखिए जो कारक चिन्ह को है, कारक चिन्ह क्या है, को है। कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष है, तो इसलिए चिड़ीमार शब्द में आपका तत्पुरुष समास होगा। और जैसे आप कहा गया रसोई घर, आपसे पूछा जाएगा रसोई घर में समास, तो रसोई घर का मतलब रसोई के लिए घर। विद्यालय आपसे कहा गया, विद्यालय में समास, पुस्तकालय में समास, हिमालय में समास। तो आपको देखिए जहां पर भी आलय शब्द जिसमें जुड़ा हो तो आप जान जाइए वहां पर क्या है, आपका तत्पुरुष समास होगा। कहा गया गंगा जल, आपसे पूछा जाए गंगा जल में समास बताइए, तो गंगा जल जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, गंगा का जल, इससे क्या होगा, आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। आपसे कहा गया कि राजपुरुष में समास क्या है, राजपुरुष में समास, इसका पहले विग्रह कीजिए तो होगा राजा का पुरुष, राजपुरुष आपका तत्पुरुष समास। कहा गया सभा भवन, सभा भवन में समास बताइए, तो सभा भवन का मतलब हुआ सभा के लिए, भवन समास कौन सा होगा, आपका तत्पुरुष समास होगा। कहा गया पुरुषोत्तम कह दिया गया, आपसे पूछा गया पुरुषोत्तम में समास बताइए, तो यहाँ पर क्या होगा, पुरुषों में उत्तम आपका जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि तत्पुरुष समास क्या होता है और इसके भेद कैसे होंगे। आगे के वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। अभी हम लोग केवल इसकी तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण पे चर्चा कर रहे हैं और कुछ जो है इसकी जो परिभाषा थी उसको हम लोग देख रहे हैं। तो अब जो तत्पुरुष समास के भेद हैं, जिसमें आपका उपमेय, उपमान और एक कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष समास में क्या है, कर्मधारय समास है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कर्मधारय समास में 2 नियम लगता है। एक नियम क्या है, उपमेय, उपमान। उपमेय और उपमान में बहुत कंफ्यूजन बच्चों को होती है, वो लोग नहीं समझ पाते हैं उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लें, उपमेय और उपमान क्या होता है। उपमेय और उपमान बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं, कंफ्यूजन भी होता है। उपमेय क्या है, उपमान क्या है। उपमेय का मतलब है जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाए, वह आपका क्या होता है, उपमेय होता है। और जिससे तुलना किया जाए वह आपका उपमान होगा। कभी भी जब वस्तुएं होती, 2 वस्तुएं होती हैं,
अब उन दोनों वस्तुओं में किससे तुलना करते हैं, किसकी तुलना करते हैं, तो वहां पर आपका क्या होगा, उपमेय उपमान होगा। जिसकी तुलना, जिस वस्तु की तुलना करेंगे वह वस्तु क्या होगा, आपका उपमेय होगा, और जिससे तुलना करेंगे वह आपका उपमान होता है। अब उपमेय उपमान जो है इसमें हम लोग पहले देखते हैं क्या क्या इसमें आता है। जैसे उदाहरण पहले देख लीजिए, आपसे पूछा जाए चरण कमल, चरण कमल में समास बताइए। तो चरण कमल में अब जो पहला पद है यह आपका उपमेय है, और दूसरा पद क्या है, उपमान है। पहला पद यह आपका उपमेय और कमल क्या है, उपमान है। यहाँ उपमेय और उपमान का संबंध है। कमल क्या है कि चरण को कमल के सादृश्य बता दिया गया है। क्या बताया गया कि कमल के समान चरण, ठीक। तो चरण कमल में आपका कर्मधारय समास, कहीं लिखा हो मृगलोचन, आपसे पूछा जाएगा मृगलोचन में समास बताइए, तो मृगलोचन में समास क्या होगा, आपका कर्मधारय समास होगा। कहीं लिखा हो चंद्रमुख, चंद्रमुख में समास बताइए, तब भी कर्मधारय समास। घनश्याम कहीं लिखा हो, घनश्याम में समास, कर्मधारय समास। नरसिंह में समास, कर्मधारय। अब विशेषण विशेष जो समास है, जहां कहीं लिखा हो, आपसे कहीं लिखा पूछा जाए, लिखा हो महाकवि, महाकवि में समास आपका कर्मधारय। महात्मा में समास क्या होगा, कर्मधारय होगा। महाकवि, महान है कवि जो, वह महाकवि, महान है आत्मा जो, वही महात्मा। कहीं लिखा हो महावीर, आपसे पूछा जाए महावीर में समास, कर्मधारय समास बताना है। पीताम्बर कहीं लिखा हो, तो आपको ध्यान देना है, पीताम्बर ऐसा शब्द है जिसमें आपका कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास दोनों होता है। तो अगर आपका ऑप्शन में बहुब्रीहि समास है, पहले बहुब्रीहि समास को लगाएंगे। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास नहीं है, कर्मधारय है, तो आपको पीताम्बर में कर्मधारय समास लगाना है। कहीं लिखा हो नीलगाय, नीलगाय में कौन सा समास होगा, आपका कर्मधारय समास होगा, क्योंकि नील क्या है, विशेषण है, और गाय क्या है, विशेष्य है। कहीं लिखा हो काली मिर्च, काली मिर्च में समास बताइए, तो काली मिर्च में समास क्या होगा, आपका कर्मधारय समास होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कर्मधारय समास के कैसे कैसे उसके भेद होते हैं, क्या होता है। हम लोग आगे के वीडियो में अच्छे से सीखेंगे। ये तो केवल आप लोग को समझाने के लिए यह वीडियो है, क्योंकि समास पहले आपको समझना है, तभी आप उसके बारे में जान सकते हैं। अब जो अंतिम समास है यह आपका द्विगु समास है। इसमें कहा गया कि पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। प्रथम पद क्या होगा, संख्यावाची होता है। तो जहां पर पहला पद संख्या का बोध कराए वहां पर आपका क्या होगा, द्विगु समास होगा। जैसे आपका कहा गया चौराहा, आपसे पूछा जाए चौराहा में कौन सा समास है, तो यहाँ पर चौ मतलब चार, चौ मतलब क्या होता है, चार, चार राहों का समाहार। जहां पर चार राहें हों वहां पर क्या होगा, आपका चार संख्या हो गया। इसका विग्रह कीजिए, चार राहों का समाहार, चार राहों का समाहार। अब यहाँ पर चार संख्या है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है। कहीं कहा गया तिराहा, तिराहा में भी क्या है, तीन राहों का समाहार, द्विगु समास। कहीं लिखा गया नवरस, नवरस में समास पूछा जाएगा, द्विगु समास। पनसेरी कहीं पूछ लिया जाए, पनसेरी में समास आपका द्विगु समास। चारपाई में द्विगु समास। कहीं पूछा जाए पंचवटी, पंचवटी में समास बताइए, द्विगु समास। कहीं आपसे पूछा जाए चवन्नी, चवन्नी में समास बताना है, चार आनों का समाहार, चवन्नी द्विगु समास। चवन्नी, अठन्नी, नवरस, पंसेरी, चारपाई, अष्टाध्यायी। आपसे पूछा जाए अष्टाध्यायी में समास, अष्टाध्यायी में द्विगु समास।
अध्यायों का समाहार, अष्टाध्यायी। सप्तऋषि कहीं पूछा जाए, सप्तर्षि, सप्तर्षि में समास, द्विगु समास। तो जहां पर पहला पद आपको संख्या दिखाई देगा तो सबसे बड़ी पहचान इसकी यही है, आपका द्विगु समास होगा। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसे भी शब्द होते हैं जहां पर पहला पद संख्या होता है, वहां पर द्विगु समास नहीं होता है। जैसे आपसे कहा गया दशानन। अब दशानन यहाँ पहला पद संख्या है, लेकिन दशानन में आपका द्विगु समास नहीं, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। दशानन में कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। त्रिनेत्र कहीं लिखा गया, त्रिनेत्र यहाँ भी क्या है? तीन संख्या है, लेकिन त्रिनेत्र में बहुव्रीहि समास है। कहीं लिखा हो चतुरानन लिखा हो। अब चतुरानन में भी क्या? चार संख्या है, लेकिन यहाँ पर भी आपका चतुरानन में द्विगु समास नहीं होगा। समास कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास होगा। इस प्रकार क्या होता है, यह समास का जो टॉपिक है वह समाप्त होता है। और इस समास को अच्छे से पढ़ने के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए। और इसके अलावा आपको इस समास को अच्छे से अभी लिखाया जाएगा। केवल यह एक लेक्चर था जिसको आप लोगों ने सुना, समझा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे जो छात्र ऐसे हैं जो किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, आर्थिक अभाव उनको है, तो वह लोग भी इस वीडियो को देखकर आसानी से अपने जो सपने हैं उस सपनों को पूरा कर सकते हैं। और जो ऐसे बच्चे हैं जो कभी कोचिंग या स्कूल जाने में असमर्थ हैं, वह स्कूल या कोचिंग नहीं जा सकते हैं, वो लोग भी घर पर बैठकर इस वीडियो को देखकर अपना जो सपना है वह पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।